सारिका बहुत ही बातूनी लड़की थी। वो हमेशा जहाँ भी कुछ खाने जाती तो खाने से पहले उस जगह की व्लॉग वीडियो बनाकर उसे अपलोड भी कर दिया करती। उसे वीडियो बनाना बहुत पसंद था। उसकी माँ वंदना उसे कभी व्लॉग बनाने के लिए मना नहीं करती थी। वो कहीं भी जाती तो पहले व्लॉग बनाती, फिर बाकी काम करती। वो व्लॉग बनाने में बहुत फेमस भी हो गई थी। लोग उसके फूड ब्लॉग को देखना बहुत पसंद करते थे। एक दिन सारिका और वंदना अपने रिश्तेदार के यहाँ गए और फिर वहाँ पर जाकर सारिका वंदना से कहती है, यहाँ तो बहुत सारे टाइप का खाना है, यहाँ मजा आएगा ब्लॉगिंग करने का। अरे ब्लॉग की दीवानी, पहले रिश्तेदारों से तो मिल ले, बाद में ब्लॉग बना लियो। आप जाओ रिश्तेदारों से मिल लो, मेरा क्या है, मैं तो ब्लॉग बनाने आई हूँ। अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, लोगों से नहीं मिलेगी तो कोई अच्छा लड़का कैसे मिलेगा? आप हो ना उसके लिए, आप देख लेना कोई अच्छा सा लड़का जिसके साथ मैं आराम से ब्लॉग बनाऊं। बातें हो गई, अब चल बाद में आकर ब्लॉग बना लियो। ठीक है, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगी। पहले चल तो सही। दोनों अपने रिश्तेदार से मिलने चले जाते हैं और सारिका रिश्तेदार से मिलकर जल्दी से खाने के काउंटर पर जाती है और फूड ब्लॉग बनाने लगती है। सारिका को फूड ब्लॉग बनाते देखकर सामने से एक पुनीत नाम का लड़का आता है और सारिका से बोलता है, आप वही हो ना जो फूड ब्लॉग्स बनाती हो? जी हाँ। मुझे आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपके सारे ब्लॉग्स देखता हूँ। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलकर। अरे मैडम, मुझसे बात करके अच्छा लगा तो चलिए ब्लॉग बनाते बनाते बात करते हैं। आपको ब्लॉग बनाना अच्छा लगता है? जी, मुझे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ये ब्लॉग्स बनाना आता भी नहीं है और थोड़ा घबराता भी हूँ। चलिए मैं सिखा देती हूँ। दोनों एक साथ व्लॉग बनाने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगती है, जिसके कारण दोनों उस दिन के बाद से रोज मिलने भी लग गए थे और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। कुछ दिनों बाद पुनीत ने सारिका को शादी के लिए ऑफर किया और सारिका ने हाँ कर दिया। पुनीत और सारिका ने अपने अपने घर पर शादी की बात की और दोनों के घर वाले मान गए। थोड़े ही समय बाद दोनों की शादी हो जाती है और शादी के कुछ दिनों बाद सारिका की सास विभा सारिका को कहती है, बहू बहुत दिन हो गए बाहर खाना खाने नहीं गए। हाँ चलिए ना, आज इसी बहाने मैं अपने ब्लॉग्स अपडेट कर दूंगी। अरे मैंने बाहर खाने की बात बोली है, तेरे लिए व्लॉग्स की नहीं। तू खुद तो फेमस हो रखी है व्लॉग बना बना कर। अब तो लोग मुझे भी देखकर यही बोलते हैं कि व्लॉगर बहू की सास आ रही है। जब बाहर खाना खाने जा ही रहे हैं तो ब्लॉग्स बनाने में प्रॉब्लम क्या है? और आपको तो खुश होना चाहिए, आप भी इतनी फेमस हो गई, लोग आपको इतनी इज्जत देते होंगे। ठीक है, जो करना है कर, लेकिन पहले पुनीत को फोन करके बता दे कि शाम को बाहर खाना खाने चलेंगे। ठीक है। सारिका पुनीत को बता देती है, जिसके बाद शाम को सारे खाना खाने एक होटल में जाते हैं और वहाँ पर खाना ऑर्डर करते हैं। सारिका होटल के स्टाफ के पास जाकर परमिशन लेती है कि वो अंदर आकर खाना कैसे बनाते हैं उसकी व्लॉगिंग कर सके। सारिका को अंदर जाने देते हैं और वो व्लॉग बनाते हुए स्टाफ से कहती है, भैया ये क्या है, आप खाना सफाई से नहीं बनाते हो? मैम, सभी होटल्स में ऐसे ही खाना बनाया जाता है। लेकिन ये खाना खाने से तो लोगों की तबीयत खराब हो सकती है ना? मैडम, ये कैसी बात कर दी आपने? आप खुद तो व्लॉग बनाती हो तो वो खाना खाती भी तो होंगी ना। आज तक आपकी तबीयत खराब हुई है क्या? नहीं ना? अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सारिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतनी बुरी तरीके से खाना बनाया जा रहा है और सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। वो जाकर वो व्लॉग पुनीत और विभा को दिखाती है और कहती है, ये देखिए, यहाँ बिल्कुल साफ सफाई से खाना नहीं बनाया जा रहा है। चलिए हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे। अब तो यहाँ क्या, कहीं भी नहीं खाएंगे, चलो घर पर ही आराम से बैठकर खाएंगे। हे भगवान, अगर मैं ये खाना खा लेती तो मेरा तो काम ही हो जाता। अच्छा किया तुमने ये व्लॉग दिखा दिया। आज तो मेरी ब्लॉगर बहू ने ये गंदा सा खाना खाने से बचा लिया। तीनों घर वापस आ जाते हैं और घर पर ही खाना खाते हैं। सारिका व्लॉग को अपलोड कर देती है और उस व्लॉग पर लोगों के भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। उस व्लॉग को अपलोड करने के कुछ दिनों बाद सारिका एक ढाबे पर जाकर कहती है, भैया एक कप चाय और आलू के पराठे ले आओ। ठीक है मैडम, और कुछ? भैया अंदर जाकर मैं एक ब्लॉग बना सकती हूँ? नहीं मैडम,
आप वही है ना जिन्होंने होटल का ब्लॉग बनाया था? हाँ मैं वही हूँ। क्या मैं यहाँ भी ब्लॉग बना सकती हूँ? अरे मैडम, जैसे आए हो ना वैसे चले जाओ। पर क्यों भैया, ऐसा क्या हो गया? आप जैसे लोगों की वजह से ना हमारा काम मंदा चल रहा है। सब जगह कैमरा लेके आ जाते हो मुंह उठा के। हाँ तो मैं तो ब्लॉग बनाती रहूंगी। आपको इतनी ही परेशानी हो रही है तो साफ सफाई से बनाया करो ना खाना। लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मैं उन्हें अच्छा खाना दिखाती हूँ, तो उसके पीछे की सच्चाई दिखाना भी मेरा ही काम है। क्या मैडम, आपको और कोई नहीं मिला जो मेरा दिमाग खराब करने यहाँ आ गई? आपका दिमाग खराब हो रहा है, और जो लोग आपका खाना खाते हैं उनका क्या? मैडम मेरा काम है ये, और आपको इतनी दिक्कत है तो खुद बना लो और खुद का होटल खोल के खुद बना के खुद ब्लॉग करो, और किसी होटल या ढाबे पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जा रही हूँ। सारिका की उस वीडियो के बाद उसे कोई अपने होटल या ढाबे पर व्लॉग नहीं बनाने देता। सारिका को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो कुछ दिनों तक एक भी व्लॉग नहीं बनाती और थोड़े दिनों बाद ही उसके घर के पास एक नया ढाबा खुल जाता है और सारिका वहाँ जाती है और एक बूढ़े आदमी को देखकर उससे कहती है, अंकल जी, क्या मैं आपके ढाबे का ब्लॉग बना सकती हूँ? बेटा, ब्लॉग से क्या होगा? यहाँ तो कोई आता नहीं है अभी। तो क्या हुआ, मैं आई हूँ ना। पता है, मेरे आने के बाद यहाँ बहुत लोग आ जाएंगे। ठीक है बेटा, बना लो। आप यहाँ इतने साफ सफाई से खाना बनाते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ। 4 लोग ही खाएं मेरे ढाबे से, लेकिन अच्छा साफ सफाई वाला खाना खाएं बस। मुझे और क्या चाहिए? अगर लोग आपकी तरह सोचते तो कितना अच्छा होता ना। सारिका बूढ़े आदमी के ढाबे का व्लॉग बनाकर अपलोड कर देती है और देखते ही देखते वो वीडियो इतनी वायरल हो जाती है कि उस बूढ़े आदमी के ढाबे पर अब 4 लोग नहीं बल्कि कई लोगों की भीड़ आती है। सारिका कुछ दिनों बाद वापस उस बूढ़े आदमी के ढाबे पर जाती है और वहाँ इतनी भीड़ को देखकर वो उस आदमी से जाकर बोलती है, अंकल जी, आपके ढाबे पर तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। बेटा ये सब तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। आप खुद इतना अच्छा खाना बनाते हैं, वो भी इतनी साफ सफाई से, तो लोगों को तो आना ही था। लेकिन अगर तुम वो ब्लॉग बनाने की बात नहीं करती तो ऐसा कुछ तो होता ही नहीं। मुझे तो बस ब्लॉग बनाने का शौक है। मैंने आपका ब्लॉग बनाया और लोगों को पसंद आया और लोग यहाँ आने लगे। बताओ क्या खाओगे? तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कुछ भी फ्री। थैंक यू अंकल। सारिका के व्लॉग की वजह से बूढ़ा आदमी बहुत फेमस हो जाता है। ये देखकर लोगों को जलन होने लगती है और फिर बहुत से होटल और ढाबे के लोग सारिका का घर ढूंढ कर उसके घर आते हैं और उसे व्लॉग बनाने के लिए बोलते हैं ताकि व्लॉग को देखकर लोग वहाँ भी आ जाएं। इतने सारे लोगों को देखकर सारिका को बहुत अच्छा लगता है और सारिका वापस से अलग अलग जगह जाकर फूड ब्लॉग्स बनाने लगती है और उसके बाद सारिका को कोई व्लॉगिंग बनाने से मना नहीं करता। सोनाली और उसके फ्रेंड्स क्लास में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी क्लास में एक घुंघराले बालों वाली लड़की आती है जिसे देखकर सोनाली अपने दोस्त विकास से बोलती है, ओए, ये चौमिन से बालों वाली कौन है? अपने क्लास की तो नहीं लगती। ओ अम्मा, अपना वॉल्यूम कम कर, वो अपनी सीनियर है पागल। जी हाँ, और उसने अपने बालों को ना कर्ली किया हुआ है, समझी? उसके बालों को बड़ा चाउमीन बोल रही है। अपने झाड़ू जैसे बालों को निहार लिया कर कभी। मुझे तो ये हेयर स्टाइल बड़ा ही पसंद है। मेरे बाल बड़े होते ना तो मैं हमेशा अपने बालों को कर्ली करके ही रखती। हाँ यार, स्ट्रेट हेयर तो हर लड़की के देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे कर्ली बालों वाली कोई कोई ही दिखती है। अरे बस बस, तुम दोनों तो हेयर स्टाइलिस्ट होते जा रहे हो धीरे धीरे। अरे मिष्टी का तो समझ आता है, लेकिन विकास तेरा क्यों इतना इंटरेस्ट हो रहा है? यार ये हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है तो बस कह दिया। और तुम दोनों यहाँ क्यों बैठी हो? लैब में चलो, प्रैक्टिकल होने वाला है। जिसकी बात तीनों वहाँ से जाने लगते हैं और सोनाली उस कर्ली बालों वाली को मुड़ मुड़ कर देखती रहती है। और अगले दिन वो अपनी ड्रेसिंग टेबल के आगे पीछे कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसकी माँ राधिका उसके लिए नाश्ता लेकर वहाँ आती है और उसे ऐसे परेशान देखकर बोलती है, सोनाली, सुबह सुबह क्या ढूंढ रही है और अभी तक तो तैयार नहीं हुई? माँ, वो मेरी हेयर स्टाइल वाली मशीन कहाँ है? यही तो रखी थी, कब से ढूंढ रही हूँ। कहीं कबाड़े वाले को तो नहीं दे दिया आपने?
वो मशीन जिससे तू अपने बाल चलाती रहती है, वो तो मैंने स्टोर रूम में रख दी। तुझे क्या करना है उसका? अरे आपने स्टोर रूम में क्यों रख दी? मुझे वो अभी के अभी चाहिए, वापस लेके आइए। हाँ हाँ ठीक है, शांत हो जा, ला रही हूँ। तू नाश्ता कर ले जब तक। इतना बोलकर वो स्टोर रूम से उसे मशीन लाकर दे देती है, जिसके बाद सोनाली उससे अपने बालों को कर्ली करने लगती है और बोलती है, ये मशीन हीट क्यों नहीं कर रही है अच्छे तरीके से? अरे इससे तो कर्ली हेयर स्टाइल हो ही नहीं पाएगा, लगता है खराब हो गई है। नई मशीन लेनी पड़ेगी, इससे तो कोई काम नहीं होगा। मशीन के ढंग से काम ना करने की वजह से उसके बाल अच्छे से कर्ली नहीं हो पाते। फिर भी वो जैसे तैसे अपना हेयर स्टाइल बना के कॉलेज के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो अपने दोस्तों के पास जाती है तो उसके बिगड़े हुए बालों को देखकर विकास बोलता है, ओए, तेरे झाड़ू जैसे बाल इतने कैसे मुड़े मुड़े से लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे चिड़िया के घोंसले के तिनके बिखर गए हों। अबे ओ दल बदलू, उस दिन तो तू उस कर्ली हेयर स्टाइल वाले सीनियर की बड़ी तारीफ कर रहा था, और आज जब मैं अपने बाल कर्ली कर कर आई हूँ तो तुझे ये चिड़िया का घोंसला नजर आ रहे हैं। तूने कर्ली किए अपने बाल? कहाँ से, आगे से कि पीछे से? ओ महारानी, कर्ली हेयर स्टाइल के नाम पर तूने बस बालों को थोड़ा बहुत मोड़ा हुआ है, उसमें भी तू भिखारन सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि तूने कंघी ही नहीं की है बालों में। यार वो हवा चल रही है ना, उसी से खराब हो गए होंगे। मैं तो कर्ली ही करके आई थी। सोनाली, तू भी ना पागल है। अरे कर्ली हेयर स्टाइल हर किसी पर थोड़ी अच्छा लगता है, और जैसे तेरे बाल है ना, तुझ पर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ए मिष्टी, जाकर इसके बालों में कंघी कर दे ताकि इसका हुलिया थोड़ा ठीक हो। जिसके बाद मिष्टी सोनाली के साथ वॉशरूम में जाती है और शाम को घर आकर अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे 3000 रुपए चाहिए। हाँ हाँ, तेरे नाम का बैंक खोल रखा है मैंने, जा निकाल ले। अरे मुंह फाड़ने से पहले कुछ सोचती भी है या नहीं? और इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? कोई पार्टी वार्टी करनी है क्या? माँ मुझे कोई पार्टी नहीं करनी, बल्कि मुझे नया हेयर स्ट्रेटनर लेना है ताकि मैं अपने बाल कर्ली कर सकूं। अरे हेयर स्ट्रेटनर से तो बाल सीधे होते हैं, और तेरे बाल तो पहले से ही सीधे हैं। माँ हेयर स्ट्रेटनर से बाल कर्ली भी कर सकते हैं, और वैसे भी वो मेरी पुरानी वाली मशीन ना धुआं मार गई, मतलब खराब हो गई, तो नई तो लेनी पड़ेगी ना। ठीक है, पर अगले महीने ले लियो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। पर माँ मुझे अभी लेनी है ना। मतलब पैसे दे रही हूँ, इतना काफी नहीं है? कह दिया ना अगले महीने ले लियो। इतना बोलकर वो किचन में चली जाती है और सोनाली खुद से बोलती है, यार सोनाली, माँ ने तो तुझे अगले महीने के लिए टरका दिया, उसके लिए तुझे 1 हफ्ते का वेट करना होगा। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होता ये वेट। उस विकास को तो मैं अपना कर्ली हेयर स्टाइल दिखा कर ही रहूंगी ताकि उसका मुंह बंद हो जाए। वो हमेशा मुझ पर हंसता रहता है। वो अपने आप से बातें कर ही रही होती है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अगले दिन पार्लर जाकर अपने बालों को कर्ली करवा लेती है और घर आकर खुद को शीशे में देखकर बोलती है, सोनाली तू इस कर्ली हेयर स्टाइल में कितनी मस्त लग रही है। अच्छा हुआ तू पार्लर चली गई, वरना तुझे तो पता ही नहीं चलता कि ये हेयर स्टाइल तुझ पर कितना जचता है। अब तो जो भी तुझे देखेगा ना, तेरा दीवाना ही हो जाएगा। अपने कर्ली हेयर स्टाइल की तारीफ करती रहती है और अगले दिन जब वो अपने कॉलेज में उन दोनों के पास जाती है तो वो उसके कर्ली बालों को देखकर चौंक जाते हैं और तभी सोनाली बोलती है, क्यों अब मेरे बालों की तारीफ नहीं करेगा तू? वाह सोनाली, तुझे इस हेयर स्टाइल में देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तूने अपने बालों का मेकओवर करवा लिया हो। यार तुझे देखकर मुझे भी अपने बाल कर्ली करने का मन कर रहा है, पर मैं नहीं कर सकती। अरे भले ही मेरे बाल झाड़ू ही क्यों ना हो, लेकिन हेयर स्टाइल तो सारे जचते हैं मुझ पे। हाँ हाँ मान गए हम। ऐसे ही वो तीनों बातें करने लगते हैं, जिसके बाद से सोनाली अपने बालों को कर्ली ही रखने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने बालों में कंघी करती है तो देखती है कि उसके बाल अपने आप सीधे हो रहे हैं। तभी वो खुद से बोलती है, यार बाल कर्ली करने की ना यही एक प्रॉब्लम है, कुछ दिनों बाद कंघी करने पर ये खुलने शुरू हो जाते हैं। अब से मैं कंघी ही बहुत कम किया कर। और जैसा उसने कहा, अपने कर्ली हेयर स्टाइल को खराब ना करने के डर से वो अपने बालों में कंघी करना ही छोड़ देती है। साथ ही कुछ ही दिनों में वो नया हेयर स्ट्रेटनर भी ले आती है उसे यूज करने के लिए। सबसे पहले जब वो अपने बालों में कंघी करती है
तो उसके सारे बाल उलझ जाते हैं और टूटने भी लगते हैं। तभी वो अपने बालों में फंसी कंघी को लेकर अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ देखो ना, कंघी मेरे बालों में अटक रही है, निकल ही नहीं रही है। अरे पागल लड़की, ऐसे कैसे फंसा ली तूने कंघी बालों में? ला मुझे दिखा। राधिका उसके बालों से कंघी निकालने की कोशिश करती है। काफी देर बाद कंघी तो निकल जाती है, लेकिन उसमें सोनाली के बहुत बाल भी टूट जाते हैं। तभी उसकी माँ बोलती है, हाय पागल लड़की, कितने दिनों से कंघी नहीं की तूने? तूने अपने बालों को देखा है जरा, कितने उलझ गए हैं, ऊपर से टूट भी रहे हैं। क्या माँ, मैं तो रोज कंघी करती हूँ, धूल मिट्टी पड़ गई है बालों में, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है और बालों को मशीन से कर्ली करने लगती है। ऐसे ही वो रोज कर्ली हेयर स्टाइल करने के लिए हेयर स्ट्रेटनर का यूज किया करती, जिससे उसके बाल जरूरत से ज्यादा टूटने लगते हैं और उसके घने बाल धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा पतले हो जाते हैं। तभी एक दिन मिष्टी उससे बोलती है, सोनाली, जब से तूने ये कर्ली हेयर स्टाइल करना शुरू किया है ना, तब से तेरे बाल बहुत पतले होते जा रहे। ध्यान रख यार, कहीं पतले होते होते ये खत्म ही ना हो जाए। उसके इतना बोलते ही वो अपने बालों को देखने लगती है और घर आकर बालों को धोती है और तौलिए से पोंछने लगती है। तभी वो देखती है कि तौलिए में भी बहुत सारे बाल चिपके हुए हैं। ये देखकर वो खुद से बोलती है, सच में मेरे बालों की तो वजह दशा ही बेकार हो गई है। ये मैंने क्या कर लिया अपने साथ। मैंने YouTube पर देखा था कि जरूरत से ज्यादा बालों को हेयर स्ट्रेटनर, कलरिंग करने से ये सब कुछ होता है, और मैंने सब कुछ जानते हुए भी ये सब कर लिया। अब मेरे बाल इतने ज्यादा टूट रहे हैं। आज के बाद मैं कभी बाल कर्ली नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे बाल जैसे थे वैसे ही अच्छे हैं। अपने बालों को कमजोर होता देख वो मशीन का यूज करना छोड़ देती है और कभी कभी ही अपने बालों को कर्ली किया करती है। एक गांव में कियारा नाम की लड़की अपनी मम्मी मीना और पापा किशन के साथ रहती थी। वो पढ़ी लिखी, समझदार और हर काम में निपुण लड़की थी, लेकिन उसमें एक ही कमी थी कि उसकी जीभ बहुत लंबी थी, जिसके चलते सारे गांव के लोग उसे चिढ़ाया करते थे और उसका मजाक बनाते थे। ऐसे ही एक दिन एक शहरी लड़का नकुल उसके गांव में डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आता है। माँ, सारा काम हो गया है। अब मैं सरपंच जी के घर जा रही हूँ, उनके साथ काम करवाने। हाँ हाँ ठीक है, मना करूँगी तो जैसे तू बड़ा मानेगी। तो रोकती ही क्यों हो माँ? ठीक है, जा। नमस्ते सरपंच जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तू बता किसी है? बस मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। हाँ, यो छोरा शहर ता आया है कोई डॉक्यूमेंट्री बनान, तू इसने पूरा गांव दिखा दे। जी ठीक है सरपंच जी, जैसा आप कहें। जा बेटा। जी चलिए, वैसे आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम नकुल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। इस तरह कियारा नकुल को सारा गांव घुमाती है। दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन एक दिन जब कियारा नकुल को गांव दिखा रही होती है तो बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें एक झोपड़ी में रात गुजारनी पड़ती है। और अगले दिन गांव वाले उन्हें ढूंढते हुए आते हैं और दोनों को एक साथ झोपड़ी से निकलता देख तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। हाय, यो क्या कर लिया इस लड़की ने, भगवान, अब तो भाई पूरे गांव की नाक कटा दी इस लड़की ने। रे भगवान, क्या होगो? हाँ सही कह रही हो बहन, देखा सरपंच जी क्या किया इस कलमुही ने। अरे मैंने गांव दिखाने की गई थी, ये रंगरलिया मनानती ना गई। नहीं सरपंच जी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप सब लोग जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, जो हम देखने लग रहे हैं यो क्या है? जी ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार हमारी बात तो सुनो। नकुल और कियारा सबको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उनकी बात ही नहीं मानता। और इस समस्या का हल निकालने के लिए गांव वाले जबरदस्ती उनकी शादी करवा देते हैं, जिससे
दोनों ही खुश नहीं होते। शादी के बाद दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं। तभी नकुल कियारा से कहता है, तुम अब ये मत सोचना कि तुम मेरे साथ मेरी बीवी बनकर रहोगी। पर मैं कहाँ जाऊंगी, आप ही बताइए। मुझे नहीं पता। नकुल जी, पर वर कुछ नहीं, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जी ठीक है, अब मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं जा रही हूँ। कियारा को शहर में अकेला छोड़कर नकुल वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो कुछ दिन यहाँ वहाँ भटकती रहती है और घरों में छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालती है। ऐसे ही एक दिन शहर में टैलेंट मेला लगता है, जहाँ सभी लोग अपना कुछ न कुछ करतब दिखा रहे होते हैं, जिनको देखकर कियारा भी अपने ऐसे ही हुनर के बारे में सोचने लगती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। वो मेहनत करके पैसे जमा करती है और बाजार से पेंटिंग बनाने का सामान ले आती है। वो अपनी लंबी जीप को पॉलीथीन से कवर कर रंग में डुबोती और पेंटिंग करना शुरू कर देती है। फिर उन्हें ले जाकर बाजार में बेचना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कियारा की लंबी जीप से बनी पेंटिंग्स पूरे शहर में मशहूर हो जाती हैं। एक दिन वहाँ शहर का बहुत बड़ा रिपोर्टर सुनील चौधरी आता है और कियारा की लंबी जीप से बनी अनोखी पेंटिंग देखकर हैरान हो जाता है और कियारा से पूछता है, क्या सच में तुमने ये सारी पेंटिंग अपनी जीप से बनाई है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से भी इतनी खूबसूरत पेंटिंग बन सकती है। जी बस सच्ची लगन और हुनर होना चाहिए, बाकी सब खुद ब खुद हो जाता है। क्या मैं आपका वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल सकता हूँ? जी डाल दीजिए, पर उससे क्या होगा? जी इससे होगा ये कि आपकी पेंटिंग बहुत फेमस हो जाएगी। अच्छा तो ये बात है, ठीक है 2 मिनट रुकिए, अभी आपको लाइव बना के दिखाती हूँ। सुनील कियारा की जीप से पेंटिंग बनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिसके बाद वो और भी ज्यादा फेमस हो जाती है। उसकी अनोखी पेंटिंग्स की डिमांड्स बढ़ने लगती हैं। साथ ही विदेश के लोग भी उसकी ये अद्भुत कलाकारी देखने के लिए उसके पास आने लगते हैं। और ऐसे ही एक दिन रिपोर्टर सुनील चौधरी के पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के डिपार्टमेंट से कॉल आती है। वो लोग उनसे कियारा के बारे में पूछते हैं और सुनील से कियारा के बारे में जानने के बाद वो कियारा से मिलने के लिए अपनी एक टीम को भेजने को बोलते हैं। ये सब सुनकर सुनील को बहुत अच्छा लगता है और ये खुशखबरी सुनाने के लिए वो कियारा के पास जाता है। कियारा जल्दी इधर आओ, एक बात बतानी है तुम्हें। जी कहिए सुनील जी, क्या बात है? आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं। अरे बात ही कुछ ऐसी है, अगर तुम सुनोगी तो तुम भी खुश हो जाओगी। अच्छा तो आप बता भी दीजिए। तभी सुनील कियारा को सारी बात बताता है, जिसके बाद कियारा बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती है। वक्त बीतता जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम कियारा का इंटरव्यू लेकर और उसका वीडियो बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़े ही वक्त बाद उसके लिए लंदन से बुलावा आता है, जिसमें वो लाखों लोगों के सामने अपनी लंबी जीप से पेंटिंग बनाकर दिखाती है। वहीं नकुल को भी अपने किए पर पछतावा होने लगता है। वो उससे माफी मांगने के लिए उसे हर जगह तलाशता है, पर उसका कहीं पता नहीं चलता। वो थक हार कर एक टी स्टॉल पर बैठा होता है। तभी टीवी पर कियारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होने की न्यूज आती है, जिसे देखकर नकुल हक्का बक्का रह जाता है। वो कियारा से मिलने सीधा एयरपोर्ट जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने तो कहा था ना कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, तो फिर यहाँ क्यों आए हो? हाँ मैंने कहा, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। ओ अच्छा समझ गई। अब जब मैं फेमस हो गई हूँ तो तुम मुझ पर अपना हक जताने आए हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि तुम्हारी जीभ इतनी लंबी है और तुम में इतना टैलेंट है। तो अब तो पता चल गया ना। अब आप जाइए यहाँ से। मैं अपनी जिंदगी में अकेले बहुत खुश हूँ। नहीं कियारा, ऐसे मत करो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने जो किया गलत किया,
पर मैं यहाँ तुम्हारा नाम या टैलेंट देखकर नहीं आया, बल्कि अपने प्यार के खातिर आया हूँ। आई लव यू क्यारा। ठीक है, अब की बार मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? वादा करो मुझसे। मरते दम तक नहीं, वादा रहा मेरा तुमसे। क्यारा नकुल को माफ कर देती है। दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी लंबी जीप से अनोखी पेंटिंग करने वाली ये बहू? क्या आपके आसपास भी कोई अनोखी कलाकारी दिखाने वाली बहू है? अगर हाँ, तो यार कमेंट करो ना हमें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।